उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव और तपोवन में जिस धौली गंगा के किनारे राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां अचानक नदी का पानी बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद इस खबर ने कुछ देर के लिए वहां राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों को डरा दिया और पानी के बढ़ने की खबर मिलते ही सभी लोग काम छोड़कर तेजी से सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए। रैणी गांव में सैलाब से जो पुल टूट गया था, उसे बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जो मजदूर उस पुल को बनाने के काम में जुटे, वो भी अपनी जान बचाकर ऊंचाई वाली जगहों पर भागते नजर आए। तमाम जितनी मशीनें थी उन सबको वहां से हटाया जा रहा है। जितने भी ट्रक्स अंदर गए हुए थे उन सबको निकाला जा रहा है। सारे लोग ऊपर आ गए हैं। पहले से मुस्तैद प्रशासन ने भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी। पानी बढ़ने की संभावना है, ऊपर से धुआं आया है, पानी बढ़ सकता है। रैणी गांव की तरफ तपोवन में भी कुछ देर के लिए ऐसा ही माहौल बना रहा। जिस सुरंग में पिछले 5 दिन से राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां से भी सभी बचाव कर्मियों को बाहर बुलाया गया। तपोवन में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें अधिकारी थे, लेकिन अचानक यहां पर यह बताया जा रहा है कि पीछे से पानी बढ़ रहा है। बहुत देर तक प्रशासन के अधिकारियों ने नदी के जलस्तर पर नजर बनाए रखी और जब उन्हें लगा कि इस बार किसी तरह का खतरा नहीं है, तो काम को फिर से शुरू किया गया। अभी यहाँ पर काम फिर शुरू हो गया है, लेकिन जितनी भी टीमें हैं, कुछ ही टीमें वहाँ जा रही हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं। चमोली जिले में 7 फरवरी को हुए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। उस हादसे के बाद वहां उम्मीद की आखिरी किरण उस सुरंग पर टिकी है जिसके अंदर लोग फंसे हैं, लेकिन उनके बचने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। एनटीपीसी के इस प्लांट में 27 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनको बचाने के लिए सेना, पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी। लेकिन सुरंग के अंदर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश में राहत दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो मलबा हटाने की है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जा रही है, लेकिन रास्ते में जगह जगह चट्टानें उनकी राह में रोड़ा बन रही। हम मलबा निकाल रहे थे 3 दिन से, उसमें खत्म नहीं हो रहा, मलबा आए जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बार तो ड्रिल करने वाली मशीन टूट जाने से भी राहत और बचाव के काम में देरी हो रही है, जिससे उन लोगों के जिंदा होने की उम्मीद हर बीतते पल के साथ खत्म होती जा रही है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी उस टनल में पहुंची जहां यह मुहिम जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त पहुंचा है उस टनल के अंदर जहां पर पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल भी वहां पहुंची। उनके साथ उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर समेत कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। हर कोई चाहता है कि जो अंदर है वो जल्दी से जल्दी बाहर आए, ईश्वर उनकी अंदर मदद कर रहा हो। हालांकि पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक सुरंग में सिर्फ 120 मीटर का ही रास्ता साफ हो पाया है। उत्तराखंड त्रासदी में तबाह हुए पुलों को बनाने के लिए सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया। 7 फरवरी को आए सैलाब में गांवों को शहरों से जोड़ने वाले कई पुल बह गए थे, जिससे उनके बीच का संपर्क पूरी तरह टूट गया। उन गांवों को एक बार फिर जोड़ने के लिए बीआरओ के कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। तपोवन के रैणी गांव से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां पुल बनाने का काम जोर शोर से जारी है। मशीनों की मदद से वहां जमा हुए मलबे को हटाया जा रहा है। हालांकि फिसलन की वजह से कर्मचारियों को काफी परेशानी भी हो रही है। लगातार टीमें काम कर रही हैं कि जिससे कि जो गांव ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनको एक बार फिर से जोड़ा जा सके। खबर है कि 3 से 4 दिनों में यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जान जोखिम में डालकर उन गांवों तक पहुंची जहां पहुंचना इन दिनों बेहद मुश्किल है। पुल टूट जाने से लोगों को पहाड़ों पर जैसे तैसे चलकर जाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से उन गांवों में हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद से ही कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। उनमें भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान पहुंचा पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ की ढलान पर बसे गांवों में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग ही नहीं हो सकती। ऐसे गांवों तक राशन और दवाइयां पहुंचाने के लिए तार बांधकर ट्रॉली चलाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की एक महिला को एक्टर सलमान खान का घोड़ा बताकर बेचने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि जोधपुर हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ठगी का शिकार हुई इस महिला ने पिछले महीने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने एक आदमी पर झूठ बोलकर उससे 13 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। उस महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे यह बताकर घोड़ा बेचा था कि वो सलमान खान के मुंबई के पनवेल में मौजूद फार्म हाउस में घोड़े की देखरेख करता, जिस पर यकीन करके महिला ने उसे 1 लाख रुपए कैश और 12 लाख रुपए चेक से दिए थे। लेकिन पूरी रकम देने के बाद भी जब उसे घोड़ा नहीं मिला तो उसने पिछले साल अगस्त में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ऑफिसर को कहा है कि उसमें प्रॉपर जांच करे
और स्वतंत्र और निष्पक्ष अनुसंधान करके रिपोर्ट दें। यूपी के बागपत में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए। 3 घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस के अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले और मिर्ची बम का भी इस्तेमाल किया। और इसकी जरूरत तब पड़ी जब एक बदमाश गन्ने के खेत में छुप गया। एक तरफ पुलिस वाले सरेंडर करने की अपील करते रहे, दूसरी तरफ खेत में मिर्ची बम फेंकते रहे। चारों तरफ से घिर चुके हो, तत्काल पुलिस को अपने को पुलिस के हवाले कर दो। बागपत में कारोबारी से कार लूटने की घटना के बाद बदमाशों की धरपकड़ शुरू हुई थी, लेकिन मुलजिम पुलिस से बचने के लिए गन्ने के खेत में छुप गए। 2 बदमाशों को तो कुछ ही देर में पुलिस वाले खेतों के बीच से निकाल कर ले आए। दोनों बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हो चुके थे, लेकिन तीसरा बदमाश हाथ नहीं आया। आपके द्वारा गाड़ी लूट की घटना की गई है, आज तौबा करें पुलिस के समक्ष, जब फायरिंग न करें। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। छुपे हुए बदमाश को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और मिर्ची बम का खूब इस्तेमाल किया। बाद में जब बदमाश ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें तीनों बदमाश घायल हैं, उनसे और पूछताछ की जा रही है। जो पीड़ित हैं वो इसमें स्वस्थ हैं और सेफ है। उनकी गाड़ी जो लूटी गई थी वो भी रिकवर्ड है। तीनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिव्यांग छात्रों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग छात्रों को यूपीएससी परीक्षा में उनकी जगह लिखने के लिए सहयोगी देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 3 महीने में इस मुद्दे पर नियम और कानून बनाए। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में दिव्यांगों को सहयोगी मिलना चाहिए, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में अब तक उन्हें यह सुविधा नहीं मिलती थी, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में जय श्री राम लिखे मास्क बांट रहे बीजेपी और आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया गया कि इन लोगों को बिना इजाजत भीड़ जुटाने के आरोप में हिरासत में लिया गया और जिस जगह बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जय श्री राम लिखे मास्क बांट रहे थे, वहां से उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया। पुलिस की इस कार्रवाई से मास्क बांट रहे लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पुलिस वाले एक कार्यकर्ता को जबरन गाड़ी में बिठाते भी नजर आए। किसी तरह पुलिस ने उस आदमी को गाड़ी में तो बिठा दिया, लेकिन उसके बाद हिरासत में लिए गए शख्स का गुस्सा ममता बनर्जी की सरकार पर फूट पड़ा। हिंदू विरोधी सरकार बांग्लादेश बनाते चाहे। बीजेपी ने भी इस घटना के बहाने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री महोदया का प्रॉब्लम यह है कि जब से उन्होंने जय श्री राम पे कुछ बच्चों को हिरासत में ले लिया, तब से उनकी पुलिस इसी लाइन पे आगे बढ़ रही है। बताया गया कि मास्क बांट रहे बीजेपी और आरएसएस के 24 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल। सौभाग्य की बात यह कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई है। फिर कोई पार्टी या संगठन अपने नारे और निशान का प्रचार करने के लिए भी मास्क बांट रहा हो तो इसमें गलत क्या है? महामारी का संकट गहराने पर नारे और पार्टी के चुनाव निशान वाले मास्क तो टीएमसी के नेताओं ने भी बांटे थे। वैसे पश्चिम बंगाल में भी अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वहां भी मास्क न पहनने वालों से पुलिस ही जुर्माना वसूल रही है। फिर मास्क बांटने पर बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की कोई तुक समझ में नहीं आता। अगर मास्क बांटते समय भीड़ जुटी तो लोगों को समझाकर या सख्ती से हटाया जा सकता था। मुंबई में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में कैनरा बैंक के कर्मचारी भी जांच के घेरे में आ गए। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि नेपाली नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का ये गोरख धंधा कैनरा बैंक के अंदर मौजूद एक सेंटर से चलाया जा रहा था। इस सेंटर को UIDAI यानी आधार कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी ने बैंक के रजिस्ट्रार के नाम जारी किया था, लेकिन बैंक के नाम पर जारी हुए इस सेंटर को एक निजी कंपनी के हाथ में दे दिया गया, जो नेपाली नागरिकों से मोटी रकम लेकर उनका आधार कार्ड बना रही। रिपोर्ट के मुताबिक 100 रुपए में बनने वाले आधार के लिए 3,500 से लेकर 8,000 रुपए तक वसूले जा रहे थे और इसी वजह से अब बैंक के रजिस्ट्रार समेत कई दूसरे कर्मचारी भी मुंबई पुलिस के रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही। यही नहीं, पुलिस को इसी तरह कई दूसरे बैंकों में भी फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने का शक है। बिहार के जमुई में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के परिवार वालों ने फीस के मुद्दे पर सड़क जाम कर हंगामा किया। उनकी मांग है कि उनसे आधी फीस ली जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्कूल प्रबंधन उनकी सुनने को तैयार नहीं तो वो स्कूल के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस हंगामे को शांत कराने के लिए वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे। उन्होंने इन लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। शांत रहिए, चिल्लाने से चिल्लाना नहीं सर। सड़क पर जाम लगने से बेपरवाह ये प्रदर्शनकारी काफी देर तक जमकर नारेबाजी करते रहे।
स्कूल प्रबंधन को अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस देने वाले इन माता पिता ने अपनी बात को बेहिचक सबके सामने रखा। पेमेंट मांग रहे हैं पूरा, हम लोग कह रहे नहीं आधा देंगे और इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। इन लोगों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर गाड़ियों का अंबार लग गया। ऐसे में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से हटाकर जाम खुलवाना पड़ा। भारत के बाजारों में चीन के बने सस्ते खिलौनों की भरमार रोकने के लिए सरकार एक प्रदर्शनी आयोजित करने वाली है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाली ये प्रदर्शनी वर्चुअल होगी। इसका नाम होगा इंडिया टॉय फेयर, जिसमें लोकल शिल्पकार, खिलौना बनाने वाले कारीगर और उद्योगपति ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए सरकार की ओर से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, जिस पर शिल्पकार और उद्योगपति रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रदर्शनी में 1000 उद्योगपति शामिल हो सकते हैं। पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने धांधली रोकने समेत कई मांगों पर जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये लोग बैनर, पोस्टर और नारे लिखी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए, जिन्हें पुलिस के जवानों ने बीच रास्ते में बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें संभाला जा सके। इस दौरान पुलिस ने लाउडस्पीकर की मदद से प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की भी अपील की। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ धरना स्थल नहीं है, सारे सड़क को खाली कर दें। लेकिन इस अपील का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो सड़क पर ही डटे रहे। अधिकारी काफी देर तक इन प्रदर्शनकारियों को समझाते रहे, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। महाराष्ट्र में राज्यपाल को देहरादून जाने के लिए सरकारी प्लेन नहीं दिए जाने पर विवाद हो गया। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि देहरादून जाने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सरकारी प्लेन में बैठ चुके थे, लेकिन 20 मिनट के बाद ही उन्हें प्लेन से उतरना पड़ा, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से उन्हें उससे यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली। जबकि खबर है कि राज्य सरकार को 1 हफ्ते पहले ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी और राज्यपाल की यात्रा के लिए सरकारी प्लेन मंगाया गया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया कि राजभवन के कर्मचारियों की वजह से विवाद हुआ, क्योंकि उन्होंने लापरवाही बरती। किसी को भी व्यक्तिगत काम के लिए उस विमान का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं रहती।